हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आदित्य। यू आर वाचिंग गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग साइंस का एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साइंस के सीरियस प्रिपरेशन के बीच में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बोर्ड में मार्क्स 30 to 35% बढ़ जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है। जितने सारे बुक्स हैं, सभी बुक्स का एक निचोड़ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसको करिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है, सबसे पहले मैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है वो देखना है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है मुझे। ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, श्योर है। इसी टॉपिक्स, इसी सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसी सब चीज़ों से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिएगा। और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे वही जेन्युइन है, उससे अधिक कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है। मुश्किल से एक आधे आधे घंटे, एक एक घंटे का ये वीडियो बनने वाला है। अगर ओवरऑल वीडियो मान के चले तो लगभग अभी रात के 10 बज रहे हैं, 11-12 बजे तक मैं खत्म करके सुबह तक अपलोड भी हो जाएगा ये, और कल आपको ये मिल जाएगा। तो हमको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर आप समझिए बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अगर कोई लाइट आ रहा है इस तरीके से तो ये टकरा के वापस जाएगा, तो बाउंसिंग बैक कर रहा है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक है, मैंने लिख दिया, पर इसको बस एक बार देखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो फेल होने के कगार पे हैं, जिनको लग रहा है हमसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा। इतना पढ़ के जाएंगे तो आप 25 में 18-19 तक तो ले ही आएंगे। बाद बाकी थोड़ा सा डिटेल में तो आपको जानना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है और टकरा के वापस चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। मतलब ये एक इंसिडेंट रे आया है, इंसिडेंट रे आया, टकराया, टकरा के वो रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है। तो इंसिडेंट रे जब टकरा के मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाता है, उस केस में क्या बनता है बेटा? दो केसेस सामने आती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आता है। एक होता है कि एंगल आई और एंगल आर का कोई बराबरी होता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और जो इंसिडेंट रे है, जैसे ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल ये नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। समझ में आ गया? मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन पे है? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब मिरर के बारे में करते हैं, तो मिरर हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। और दो टाइप्स के जो मिरर्स होते हैं उसमें एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और एक होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो आपको पढ़ना नहीं है, हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं, ये स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव कुछ इस तरीके है, मतलब केव, याद रखिएगा, जो इस तरीके हो, जो अंदर की तरफ आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, केव हो, तो उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स कुछ इस प्रकार का रहेगा, देखिए इस प्रकार का रहेगा, मतलब बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर की होगा। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर इनर होगा। अब देखो, कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। मतलब बहुत सरल तरीका है आपको याद करने का। कॉनकेव, केव है तो अपने अंदर सब रख लेगा, कॉन्वेक्स है मतलब बाहर सब निकाल देगा। समझ गए बात को? कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है सीधा, तो इससे टकराने के बाद फोकस से जाके मिलेगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा। और इससे जो भी टकराएगा ये टकराने के बाद फैल जाएगा, छितर जाएगा। समझ रहे बात को? अब आगे देखते हैं। पोल, सेंटर्स, सेंटर्स इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है। अब पोल होल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ये क्या है? एक सर्कल हुआ, सर्कल हुआ तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। समझ रहे बात को? यहाँ पे अगर गौर से आप देखेंगे, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, इसी सर्कल से मिरर बना है, इसका सेंटर क्या होता है? मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मिरर दो होते हैं ना, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो मिरर है हमारे पास, तो ये दो मिरर जो हैं, ये दो मिरर हैं, ये दो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे रहता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रहता है।
ठीक है, इसका फोकल लेंथ आगे रहता है, इसका फोकल लेंथ पीछे रहता है। ये बहुत गौर से समझिएगा बेटा, इससे आपको साइन कन्वेंशन समझने में आसानी हो जाएगी। समझ गए बात को? अब देखो, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, जो भी रे ऑफ लाइट होता है, जो भी रे ऑफ लाइट होता है, वो मिरर से टकराने के बाद मिरर के फोकस से होकर गुजरता है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो जैसा हम जानते हैं इसका फोकस आगे होता है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आता है अगर पैरेलल, तो टकरा के कहाँ जा रहा है? फोकस पे जा रहा है। देख रहे हैं आप, जितने रे ऑफ लाइट जा रहे हैं वो फोकस से होके जा रहे हैं, जितने रे ऑफ लाइट जा रहे हैं वो फोकस से होके जा रहे हैं, जितने रे ऑफ लाइट जा रहे हैं वो फोकस से होके जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ कोई लाइन जा रहा है, पोल से निकल रहा है, तो उसी जगह से वापस चला जा रहा है। यहाँ पर भी फोकस पे ही आके मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ऐसे जा रहा है, टकराने के बाद ऐसे निकल गया, ये जा रहा है टकराने के बाद ऐसे निकल गया, ये जा रहा है टकराने के बाद सीधे चला गया, ये जा रहा है टकराने के बाद इधर, और ये जा रहा है टकराने के बाद इधर, और कहाँ मिल रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसका फोकस आगे है तो आगे पे जाके मीट कर रहा है, इसका फोकस पीछे है, आगे में पीछे में जाके मीट कर रहा है। फिर ये भी है, आर बराबर 2f, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? अब आगे चलते हैं। रेज फॉर्मेशन और रेज फॉर्मुलेशन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, उस रूल्स पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सो फ्रेंड, अब हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी आप लोग अवेयर हो गए कि आर बराबर 2f होता है या एफ बराबर r/2 होता है। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ें जानेंगे, जैसे इमेज फॉर्मेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, जब दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करता है तो वो रियल होता है, जब रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट तो वर्चुअल होता है। अब एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट क्या होता है वो समझने वाली बात है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई यहाँ पे एक मिरर है, मान के चलो ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ऐसे कोई लाइट गया, ठीक है, अगर दो रे आपस में आके सीधा सीधी मिल जाते हैं तो क्या होगा? रियली मीट। अपीयर टू मीट मतलब वो दो रे आपस में मिल नहीं रहे पर कहीं ना कहीं वो जाके मिल सकते हैं, ऐसा लगता है उसको मिला सकता है, तो वही। तो अपीयर टू मीट हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है और एक्चुअली मीट हमेशा इन द फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो इन द फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी रियल इमेज बनाएगा और बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है उस पर हमको ध्यान देना है। वो देखो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है बेटा, तो पैरेलल जाएगा तो पैरेलल जाने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। दूसरी बात हमको ध्यान देना है कि अगर फोकस से होकर जाएगा तो टकरा के कहाँ चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। तीसरी बात हमको ध्यान देना है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस वहीं से लौट आएगा। चौथी बात हमें ध्यान देना है कि जाएगा पोल से तो वापस वहाँ से लौट आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कि इन्फिनिटी पे है तो कहाँ जाएगा? अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस में होके मिलेगा और कैसा रहेगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो वो कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। अब कैसे बनता है इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया लाइट के बारे में, अब रिमेंबर कैसे करना है वो समझना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकल लेंथ पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रहेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, यहाँ रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में। ऑल द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर फोकस और एफ के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको अगर एट प्रिंसिपल फोकस, फोकस पे अगर इमेज बनेगा तो फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो कहाँ बनेगा? उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अगली लास्ट पॉइंट है कि अगर एफ और पी के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मान के चलो अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं, और कहाँ बनाते हैं? मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक कॉनकेव मिरर। समझ रहे बेटा? इसको याद करने का तरीका समझो। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, मान के चलो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है। सबसे पहले इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी। मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी में अगर ऑब्जेक्ट है, मैं फिर से डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको 1 2 से आप डिनोट कर दो। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, फिर सी, मान के चलो सी पे ऑब्जेक्ट रखा गया,
ठीक है। अब मान के चलो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, और फिर एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, और फिर एफ वाला अलग कलर, और फिर एफ के बीच में रखा गया, और फिर मान के चलो एफ और पी के बीच में रखा गया। ये अलग अलग कंडीशन है। इन्फिनिटी पे रखा गया पहला नंबर, अगर मैं इसका पहला नंबर डिनोट करता हूँ, इसको दूसरा नंबर डिनोट करता हूँ, इसको तीसरा नंबर डिनोट करता हूँ, इसको चौथा नंबर, इसको पांचवा नंबर, इसको छठा नंबर, इसको डिनोट कर देता हूँ। अगर पहला नंबर पर यह डिनोट करता हूँ कि अगर इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे, आई पे। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। अगर मैं बोलूँ ये दूसरा नंबर वाला अगर बियॉन्ड सी पे रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। अब देखो, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इमेज का फॉर्मेशन इधर बढ़ता जाएगा। तो हम जैसे ही हम सी पे आए, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कैसा बनेगा, बिटवीन सी एंड ऑफ एफ, और कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ। फिर अगर सी पे है तो कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, पर इससे बड़ा बनेगा। अच्छा, एफ पे जब बिटवीन सी और एफ पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो बियॉन्ड सी पे बनेगा। ठीक है, और एफ पे अगर कोई चीज रखा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और एफ और सी के बीच में कुछ रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो ये चीज दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज समझ लीजिए। कॉनकेव मिरर यहाँ आता है, कार के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, टॉर्च में यूज किया जाता है, साथ ही साथ डेंटिस्ट के यहाँ यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने का ये शीशे में यूज किया जाता है, मेकअप शीशे में यूज किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स में देखो, अगर सीधे जा रहा है टकरा के फोकस में मिलेगा, पैरेलल जा रहा है टकरा के फोकस में मिलेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो वापस रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो पोल पे आके मिलेगा। इस पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए, अब इसमें बेसिकली आपको कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पूछता नहीं है। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ग्लास जो लगा रहता है, शीशा जो लगा रहता है उसको गाड़ी के किनारे, ताकि पीछे से गाड़ी को देखा जा सके, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। मिरर हो गया, अब इस पे आइए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है बाबू कि समरी ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड जनरली रहता है। क्या रहता है, इन्वर्टेड जनरली रहता है उसका इमेज, पर अगर इरेक्ट और वर्चुअल हुआ तो इमेज जो होगा एनलार्ज हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट और वर्चुअल होता है, पर इमेज जो होता है वो छोटा होता है। सीधी इमेज रहेगी, बड़ी इमेज रहेगी, और यहाँ पे सीधी इमेज रहेगी, छोटी इमेज रहेगी। कब होगी, जब कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो ऐसा रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा रहेगा। पर जब भी कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, बिहाइंड द स्क्रीन इमेज बनता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ग्रेटर रहता है। इसी के लिए डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। अगर पूछ दिया कि डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं तो आपको बताना होगा डेंटिस्ट ऐसे यूज करते हैं। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइंस कन्वेंशन आपको समझने वाली बात है बेटा। साइन कन्वेंशन ये है कि मान के चलो एक कॉनकेव मिरर है, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, और जिधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, अगर उसके ऑपोजिट से हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, और इंसिडेंट रे के साथ में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम दो मिरर बना दें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर हम यू लें इमेज डिस्टेंस, वी लें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ लें फोकल लेंथ। अगर कॉनकेव की बात करें तो फोकल लेंथ मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब बाहर रहता है, मतलब सामने रहता है। और जब भी हम देखेंगे इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और इमेज अगर यहाँ खड़ा है तो हम इधर से इसको मेजर करेंगे, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में यू जो होगा वो नेगेटिव होगा,
कॉन्वेक्स मिरर का भी सेम केस होता है, यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर भी की बात करें तो भी जो होगा जनरली हर केस में वी जो होगा वो नेगेटिव ही आता है, एक्सेप्ट वन केस में जब एफ और पी के बीच में रहेगा। दूसरा कॉनकेव मिरर में जो इमेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसमें हमेशा रियल इमेज बनाता है, इसलिए नेगेटिव आता है। बस एक केस एफ और पी के बीच में छोड़ दे। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूला पे सब बनता है। m बराबर HI अपॉन HO, m बराबर माइनस भी बाई यू, m बराबर माइनस भी बाई यू। अब देखो ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो लेंस को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ के चले जाना। ज़्यादातर चांसेज अभी तक नहीं आती है कि इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल बन सकते हैं, बट इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये कॉनकेव मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग होता है। और रहा बात इमेज फॉर्मेशन के, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है? एफ पे। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो f और 2f के बीच में इमेज बनता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो बियॉन्ड 2f इमेज बनता है। तो f के जगह पे ये और इन्फिनिटी, अगर f रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। और एक केस में जहाँ f और o होता है इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। देखो इसको अच्छे तरीके से बताया गया है यहाँ पे कि क्या है। अगर इन्फिनिटी है तो इमेज बनेगा f2 पे, ठीक है। यहाँ पे f2 पे इमेज बन रहा है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1। दूसरा इन्फिनिटी और 2f1 और इन्फिनिटी 2f2, 2f1 पे अगर इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में अगर इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? उसका इमेज यहाँ बन रहा है। समझ में आ रहा है? 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ इमेज बन रहा है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे इमेज बन रहा है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? रियल बन रहा है। तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ जाइए कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग होता है। इधर से गया एक इमेज, एक आई एम सॉरी एक रे गया पैरेलल, टकरा के डाइवर्ज हो गया, मिलने अपीयर टू मीट कहाँ होता है? फोकस पे होता है। अगर इस पे आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखो सीधे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो वो टकरा के वापस नहीं होता है, वो सीधा सीधे निकल जाता है। इससे दो इमेज बनेगा। अब साइन कन्वेंशन इसका देख लीजिएगा। यू जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यू नेगेटिव होता है, एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान देना है। हियर द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है। रेस्ट ऑल सेम रूल फॉर साइन। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। m बराबर HI अपॉन HO। यहाँ पे m बराबर v/u होता है, ना कि माइनस v/u होता है। पावर ऑफ लेंस p बराबर 1/f। पावर बराबर 1 फोकल लेंथ होता है। p बराबर p1 प्लस p2। p बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर पावर को कॉम्बाइन करना रहता है, ठीक है, पावर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर हम बोल दिए कि p बराबर पावर 1 प्लस पावर 2, तो p बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दो फोकल लेंथ दे दिया होगा, उसका पावर निकालना है तो 1/f1 प्लस 1/f2 करके निकालना है। अब भाई आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है तो लाइट जो होता है वो बेंड करता है। कंडीशन इस पर डिपेंड करती है। जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मूव करती है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ मूव करता है तो लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। नो चेंज इन द मीडियम, नो बेंडिंग। जब मीडियम में चेंज नहीं होगा तो कोई भी लाइट बेंड नहीं होगा। N21 N2/N1 B1/B2, ये जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है तो होता है N2/N1 या वेलोसिटी ऑफ 1 इन वेलोसिटी ऑफ 2। आप जानते ही हैं रे ऑफ लाइट वेलोसिटी के कारण भी दूसरे मीडियम में बेंड कर जाती है। दूसरे हल्के मीडियम जब रेयर मीडियम में होती है तो किसी भी लाइट का स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। समझ में आ रहा है?
अब इस पर ध्यान देना है बाबू। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स व्हेन द फर्स्ट मीडियम्स इन एयर द सेकंड मीडियम्स इज एनी मीडियम। पहला अगर मीडियम जो होता है वो एयर हो और दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम हो तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू बराबर जो है वो कुछ इस प्रकार है। सॉरी, अगर एन डब्ल्यू के बारे में बात करूं, एन डब्ल्यू बाई एन ए इज इक्वल टू वी ए अपन वी डब्ल्यू। एन बराबर 1, वी ए बराबर सी। ठीक है, आर आई ऑफ द ग्लास इज 1 बी, आर आई ऑफ द वाटर इज 1.33। इसको करके देखेंगे, समझ में आ रहा है। अब इस ग्लास स्लैब को देख लो, एक लाइट आ रहा है एयर से, जैसे ही यहाँ पे टकराया ये नॉर्मल की तरफ मूव किया, फिर टकराया अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ मूव किया। इस डायग्राम को जरूर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप पढ़ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना पूछे पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर पूछ सकता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे राइट ऑन द सेम प्लेन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, स्नेल लॉस साइन आई बाई साइन आर, साइन आई टू बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई चेंज, आर इज चेंज, आई आर वन, आई टू आर टू, इधर जाके मिल जाएगा। नॉर्मल, नो केस ऑफ द बेंडिंग, किस केस में बेंडिंग नहीं होता? जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल किसी चीज पे गिरता है तो बेंडिंग नहीं होता है। नो मीडियम्स और नो चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कब होता है? जब आई की वैल्यू 0 होती है तो कोई भी चेंज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में नहीं होता है। तो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ह्यूमन आइज में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, उस सब चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। ह्यूमन आइज का एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। पहले तो ह्यूमन आइज का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आई बॉल अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल होता है, डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर, इसको तो हम याद कर लीजिएगा। फिर कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुपिल्स क्या होता है, लेंस सिलियरी लेंस क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, रेटिना का क्या काम होता है, स्क्रीन का काम करता है रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स का क्या काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद पावर और एकोमोडेशन के बारे में समझिएगा। नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इसको समझना है। फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ह्यूमन आइज कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कन्वर्जिंग लेंस इसमें यूज होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्यों यूज होता है उसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा टू यू क्लोजर द ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हमको किसी नज़दीक के चीज़ को देखना होता है सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हमको दूर का चीज़ को देखना होता है सिलियरी मसल स्ट्रेच कर जाता है। तो जैसे ही कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पावर जो होता है 1/f होता है। तो किसी भी चीज़ को हमको दूर की चीज़ को देखना होता है तो थिन होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज एंड करेक्शन। मायोपिया, नियर साइटनेस, मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस। ठीक है, मतलब नज़दीक का चीज़ दिखेगा, दूर का चीज़ आपको नहीं दिखेगा। कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑफ क्लियरली, फार पॉइंट आर लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। इमेज डिस्टेंस ऑफ रेटिना, रीजन क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। लेंस थिकनेस, लेंस का जब थिकनेस बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ लेंस का कम हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का बढ़ जाना। अब जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, बन गया पहले। अब हमको इसको क्या करना होगा, यहाँ का जो रे होता है इसको और पीछे से थोड़ा सा और फैला के यहाँ पे आने के लिए करना होगा। तो फैलाने वाला कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जेंस लेंस कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस से। जब कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो इधर से कोई भी रे आएगा वो टकरा के इधर करेगा, और टकराने के बाद ये कहाँ पे आके, रेटिना पे आके उसका इमेज बनेगा। समझ आ रहा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक मायोपिया पर्सन है, नियर साइडनेस है, इसको क्या कुछ नहीं ट्रिक। इस ट्रिक को आप देख लीजिएगा, फैट हो जाता है, लेंस थिकनेस फैट हो जाता है, और वो कहाँ बनना चाहिए रेटिना पे। इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना के आगे, जिससे नहीं दिखता। हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है उसको ध्यान देना है। द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, क्लियरली कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लियरली। ठीक है, फार साइडनेस तो मतलब दूर की चीज़ें दिखाती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। रीजन क्या होता है, फोकल लेंथ, आई लेंस आर टू लॉन्ग, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेटिना के बहुत पीछे जाके इमेज इसका बनता है। करेक्शन क्या है,
अगर पीछे बन रहा है ऑब्वियसली बात इसका पावर कम हो गया, डाइवर्जिंग पावर कम हो गया, तो एक और डाइवर्जिंग लेंस को, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस को, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया तो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे पीछे इसका कन्वर्जिंग पावर बहुत अधिक हो गया तो रेटिना के आगे बना रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पहले एक हम कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे जो कन्वर्ज करके इसको देगा लाइट, और ये कन्वर्ज करके फाइनली रेटिना पे लगाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, प्रेस बायोपिया मतलब जब दोनों चीजें ना दूर की नजदीक की दिखाई देती हैं, और इसका कारण होता है सिलियरी मसल का वीक होना, लेस फ्लेक्सिबल आईज। ठीक है, फिर आता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। बूढ़े लोगों के आंखों पे ज्यादातर लग जाता है, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आप देखते होंगे, उसको कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें ए टाइप फोकल लेंस का यूज हो जाता है। ठीक है, कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ प्रिज्म। अगर यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इधर से लाइट आया, इधर घूमा, वापस यहाँ आ गया, ये एन है, नॉर्मल है। ये रिफ्लेक्टर के ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाके सीधे जाके वापस आ गया। अब यहाँ पे रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब आगे देखते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट सनलाइट प्रिज्म के चलते होता है। अब एक होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। जब 7 कलर में व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो जाता है, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट ऑब्टेन ऑन द स्किन। तो स्पेक्ट्रम जो जो लाइट डिस्पर्सन के बाद जो लाइट यहाँ पे आता है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे जब लाइट आता है उसको क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इसको देखना है। क्या करना है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद उसी प्रिज्म को जब उल्टा कर दिया जाता है, और प्रिज्म से फिर से वो सातों के सातों जो कलर लाइट हैं, स्पेक्ट्रम लाइट हैं, वो वापस से यहाँ पे टकराता है, और वापस से टकराने के बाद वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप याद करके अच्छे से लिख लीजिएगा। रेनबो कैसे बनता है, तो रेनबो बनने का 3 कारण, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है, टकराने के बाद यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए टकराने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हो रही है, टकराने के बाद हल्का सा घूम जाना, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है, उसको भी रीजन पढ़ लेना। ये सब रीजन पढ़ना, ये 100% ये सब आता है बेटा। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, उसको पढ़ लेना। अर्ली सनसेट अर्ली सनराइज क्यों होता है, उसको पढ़ लेना। कलर जो है वो स्काई का कलर जो ब्लू होता है वो क्यों होता है, उसको पढ़ लेना। द अर्थ हैज नो एटमोस्फियर, देयर हैव नॉट बीन स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लॉक द डार्क। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। तो ये थे चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है उस पर ध्यान देना है आपको। चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, क्यू कहते हैं। ठीक है, 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, और स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे आएंगे करंट पे। करंट में आई कहते हैं, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, नंबर ऑफ चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, तो क्यू बराबर हो जाता है आई टी। पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली समझने वाली बात है कि मान के चलो यहाँ पे एक बोतल है, यहाँ पे दूसरा बोतल है। अब एक बोतल से दूसरे बोतल में पाइप के थ्रू अगर पानी भरना है, देन व्हाट वी विल डू, हमको उस पर ध्यान देना है कि हमको एक बोतल को खाली कर देना होगा, तभी दूसरे बोतल से पानी भर के इस बोतल को फुल करेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला पे ध्यान देना है। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन, इस पर हमको ध्यान देना है। और डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। इस पर आपको ध्यान देना है। अब हम लोग रेजिस्टेंस पे ध्यान दे देंगे, इसको बेटा पढ़ लेना। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू बराबर आई टी होता है, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी होता है। क्यू बराबर आई टी, डब्ल्यू बराबर वर्क डन इक्वल टू क्यू अपन वी। अब देखो रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इससे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बनता है, इसको आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, ऐसा यूनिट पर रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है। रेजिस्टिविटी जो होता है ओम मीटर होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, पी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मेटल्स एंड एलॉय हैव लो पोटेंशियल पी। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ट्रांसमिशन लाइन।
इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई पोटेंशियल। इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब आपको अगला पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ट्रिक जो है वायरल V इज इक्वल टू IR। वायरल ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बट V इक्वल टू IR आपको याद हो जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स जो होता है, अगर कोई भी रजिस्टर अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और अगर पैरेलल हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये होता है 1/R का रेजिस्टेंस का। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है तो दूसरा डिवाइस जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ नीडेड द डिफरेंट करंट। डिफरेंट डिवाइस नीडेड द डिफरेंट करंट। अलग अलग डिवाइस अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है। सर्किट डायग्राम पे आपको ध्यान दे देना है। ये बैटरी सेल का सर्किट डायग्राम है, ये बैटरी का सर्किट डायग्राम है, स्विच का सर्किट डायग्राम है। इस तरीके से सर्किट डायग्राम को आपको ध्यान दे देना है। एनसीईआरटी में जितने सर्किट डायग्राम दिए हैं आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर VI होता है, फिर होता है P बराबर I स्क्वायर R, फिर P बराबर V स्क्वायर बाई R, V बराबर IR होता है, और I बराबर होता है V अपॉन R। इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर होता है P इंटू टी, तो P बराबर हो जाएगा E अपॉन टी। इससे भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। पावर हमेशा किलोवाट में लिखा जाता है, और इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में आता है। बिजली का बिल बनाओ, एनर्जी का पैसा। इलेक्ट्रिकल मीटर, 1 यूनिट एनर्जी, मतलब 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर खर्च होता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इस पर ध्यान देना है। एलॉय में हाई रेजिस्टेंस हीट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज होता है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान दे देना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच बराबर आर स्क्वायर आर टी होता है। इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है, और इलेक्ट्रिकल फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसी के लिए जैसे ही इसमें हाई करंट पास होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है, डैट इज ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट आपको करना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक सर्किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका डायग्राम आप कर लीजिएगा, नंबर उसी से आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर्स। इसमें आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो मैग्नेट जो आयरन निकल कोबाल्ट को अटैक करता है वो मैग्नेट होता है। दो टाइप का मैग्नेट होता है, एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो अट्रैक्ट हो रिपेल होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल इधर साइड जा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट करना है। ये मैग्नेट के बाहर रहता है, मैग्नेट के अंदर रहता है, क्लोज कर्व बनाता है। टू मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इन सब पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन क्लोजर हो सकता है, पर एक दूसरे से कभी टकराता नहीं है, और जितना नज़दीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सब बराबर तरीके से एक दूसरे से दूरी बना के रखते हुए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब जैसे तैसे करके यूनिफॉर्म जैसे एक दूसरे से मीट करने के नज़दीक में आ जाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं। एक डायग्राम है, इसको आप समझ जाइएगा कैसे। एक्टिविटी 12.2 स्केच की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सच की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही रहती है, इसको आपको ध्यान दे देना है। इसके अलावा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऊपर हाथ ऊपर उंगली करेंगे तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेगा। मतलब उंगली अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि जैसे अगर करंट करिंग कंडक्टर इधर से निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल के बनेगा। मतलब अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, और करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। इस पे आपको ध्यान दे देना है, और सोलेनॉइड पे आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। अगर देखो ये तो स्ट्रेट करिंग कंडक्टर का हुआ। अगर कोई भी कंडक्टर स्ट्रेट वायर से अगर कोई भी करंट जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा ऊपर। अगर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर सर्कुलर लूप में कोई भी चीज़ चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऊपर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन
ऐसे जाएगा। सेंटर पे आके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो स्ट्रेट बन जाएगा। इस पे आपको ध्यान दे देना है। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। रेडियस जितना घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना घटेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड तो मतलब समझिए कि छपा हुआ है क्वेश्चन में। तो सोलेनॉइड से देखिएगा, जब भी सोलेनॉइड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। इस पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे ध्यान दे देना है। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा पोल में, उससे ज़्यादा उससे कम होगा, और सबसे कम होगा सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड। इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है मैग्नेट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। कॉइल के अंदर जितना भी टर्न होगा वो उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। समझ गए बात को। करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, और एयर गैप जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में मैग्नेट मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट राइट हैंड रूल की तरह ये भी लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ हुआ तो मोशन उसके ऊपर जाएगा और करंट इधर जाएगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है सब। इस पे आपको ध्यान दे देना है। फैक्टर विच फॉर्म ऑन द करंट वायर डिपेंड्स। ठीक है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, इस पे ध्यान दे देना है। डायरेक्ट करंट विच डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द सेल और बैटरी। रिपल्सिव फोर्स होता है। वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज। मोर पावर, लॉस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन। अब चलिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने पहले बताया था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को एकदम 100% करना है। 100% आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अर्थिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, अर्थिंग क्यों जरूरी है, ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। बस इतना पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में 100% अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।